सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार और इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके 5 वर्ष विगत 29 जुलाई को पूरे हुए हैं। अब तक इस शिक्षा नीति पर कितना काम हुआ है और ये किस तरह से विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITTR भोपाल के प्रोफेसर RK दीक्षित और भोपाल के शारदा विद्या मंदिर की प्राचार्य शेफाली गौतम, साथ ही आकाशवाणी भोपाल प्रादेशिक समाचार एकांश के सहायक निदेशक प्रशांत शर्मा जी। आप तीनों ही अतिथियों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं चाहूंगा कि प्रशांत जी आप चर्चा की शुरुआत करें। धन्यवाद अभिषेक जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक विकसित भारत का संकल्प हमारी सरकार ने लिया हुआ है और 2047 तक भारत को एक विकसित भारत देश बनाना है। इसके लिए एक बहुत बड़ा मिशन जो है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आया है, जो 2020 में भारत सरकार ने लागू किया था। ये शिक्षा नीति केवल एक पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरा शिक्षा तंत्र का निर्माण करने के ऊपर है, जिससे कि बच्चों को अनुकूल हो, फ्लेक्सिबल हो, जिसमें जिज्ञासा, रचनात्मकता और विविधता का समावेश हो। तो हम हमारे अतिथियों से जानना चाहेंगे कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन आप देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से, और दूसरा इसका क्या उद्देश्य था, इसे क्यों लाया गया, और साथ ही आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें कि अब तक इसमें क्या क्या काम हुए हैं, क्या चीज़ें धरातल पर आई हैं। सबसे पहले दीक्षित जी आप बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने आप में एक अभूतपूर्व नीति है, क्योंकि इसमें जिस तरह के परिवर्तन देखे गए हैं और जिस तरह के परिवर्तन की कल्पना की गई है, उनके काफ़ी दूरगामी प्रभाव होंगे और भारत का शिक्षा का जो तंत्र है वह दुनिया का सबसे अच्छा तंत्र बन जाएगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ों का समावेश किया गया है, जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम। सबसे मूल बात है कि पूरी शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों पर आधारित है और भारतीय ज्ञान परंपरा को जगह जगह इसमें निर्देशित किया गया है। इसके अलावा इसमें जो बहुत मुख्य बदलाव लाए गए हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हम छात्रों को हर स्तर पे ये चॉइस देना चाहेंगे कि वो कौन से सब्जेक्ट, कौन से विषय पढ़ना चाहता है, जिससे कि उसका समग्र विकास हो सके। तो पूरी तरह से होलिस्टिक एजुकेशन पे या समग्र विकास पे, छात्रों के समग्र विकास की कल्पना की गई है। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया है कि हम अब हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा को भी हम मातृभाषा में या लोकल लैंग्वेजेस में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत सारी देशों में देखा है जहाँ उच्च शिक्षा वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होती है, उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है। मैडम आप बताइए कि स्कूल शिक्षा में किस तरीके से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपना योगदान दे रही है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सही वक्त पे आई है, क्योंकि हम सबको ये मालूम है कि वर्तमान में जो छात्र स्कूलों से निकल रहे हैं वो उनका परिवेश एक डिजिटल और फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाला है। उस पे 21st सेंचुरी की ये सबसे पहली शिक्षा नीति आई है। इसमें उन सारी चीज़ों का समावेश है जो हमको स्कूली शिक्षा में बच्चों को, जब हम उनके सही और गलत और उनके विवेक का इस्तेमाल करके अगर बच्चा बचपन से इन चीज़ों को जानेगा, तभी वो जाके उसके जो दूरदर्शिता और जो दूरगामी परिणाम होंगे वो सही और उचित और समय के अनुरूप होंगे। इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि इस शिक्षा नीति ने ये स्वीकारा है कि एक बच्चे का मानसिक विकास 85% मानसिक विकास 6 साल की उम्र तक हो चुका होता है। इसके पहले की नीतियों ने फाउंडेशनल एजुकेशन को उतनी गौर नहीं किया, कोई नियम नहीं, कोई उसको फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड नहीं किया। सबसे अच्छी बात इस शिक्षा नीति की ये है कि तीसरे साल से ही बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे, बच्चे को हम क्या
माहौल दे रहे हैं शिक्षा का, उसको शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है, वो किस प्रकार ग्रैंड करके उसको अपने जीवन में किन मूल्यों के आधार पे उतारेगा, इसका शिक्षा हम बच्चे को 3 साल की उम्र से दे रहे हैं। 6 साल तक आते आते अपना बच्चा बहुत कुछ सही और गलत और विवेकानुसार शिक्षा ग्रहण कर चुका होगा। दूसरा, इस पे जो फोकस है वो डिजिटल एजुकेशन पे जो फोकस है वो भविष्य है, हर फील्ड में वो शिक्षा का वो भविष्य है, तो उस पे भी जो गौर किया गया वो भी बहुत अच्छा है। सही कहा आपने, क्योंकि भारत एक डिजिटल क्रांति की ओर आ रहा है और उसमें अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें उसमें सबसे आगे रहना होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अब जो प्री प्राइमरी जो होती थी, जिसे पहले अलग अलग स्कूलों में था और वो एक तरीके से अनरेगुलाइज थी, अब जो सरकार ने जो नई शिक्षा नीति में एक 5+3+3+4 जो क्या है, जो हमारे पहले 10+2 होता था, अब उसको बदल के ये 16 साल का एक पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया है। तो आप बताइए कि इसमें किस तरीके से काम होगा और इसमें क्या परिवर्तन होगा। हमने सुना है कि एक बाल वाटिका भी स्कूलों में शुरू हो रहा है, इस बारे में थोड़ा आप जानकारी दीजिए। जो बाल वाटिका है उसमें इस नीति के अनुसार नर्सरी, KG1, KG2 और 1 और 2 इन 5 क्लासों का समागम उनने एक बाल वाटिका में बेसिक, जब कई सर्वे हुए, कई स्टडी हुई, तो अभी भी आज के उसमें भी 5 करोड़ करीब बच्चा अपना इस फ्रेमवर्क में बैठता है, नर्सरी से सेकंड के बीच में। जब कई स्टडीज हुए और पता चला कि इन बच्चों को बेसिक लिखना, पढ़ना और बेसिक न्यूमरिक फंक्शन, जोड़ना घटाना जैसे बिल्कुल बुनियादी गणित के फंक्शन भी बच्चों से नहीं बनते थे, तो वो चिंता का विषय है। आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कहे जा रहे हो और अगर आपका जो बच्चा है वो नहीं, फाउंडेशंस और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इन सब पे गौर करते हुए सरकार ने इस नीति पे फाउंडेशनल स्टेज पे सीरियसली काम करना शुरू किया। और अब बेसिक हम लोगों को एक एजुकेशन में टर्म होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो बहुत स्ट्रांगली वो कर रहे हैं, वो हमारे बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि बच्चा जब ये 5+3+3+4 के सिस्टम में जो 5 फर्स्ट ब्लॉक है, तब तक उसको बेसिक रीडिंग, बेसिक राइटिंग एंड बेसिक न्यूमरेसी, न्यूमरिक फंक्शंस इतना तो आना ही चाहिए। ये बाल वाटिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है, जिसमें कि एक स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं है कि वो जिस सब्जेक्ट का विद्यार्थी है उसी में पढ़े, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर सकता है। इस कदम को किस तरीके से देखते हैं सर, आपसे जानना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो हमारी भारतीय मूल्यों पे आधारित है। और भारत में बहुत प्राचीन समय में भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, जैसे नालंदा, तक्षशिला। वहाँ एक ही विश्वविद्यालय में बहुत सारी कलाएं पढ़ाई जाती थी। जैसे बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी में लिखा है कि 64 कलाएं होती थी। कलाओं का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आर्ट्स, उन कलाओं में फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आती थी, उनमें कम्युनिकेशन, डिस्कशन, डिबेट भी आता था, उनमें प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग और मेडिसिन भी आती थी, उसमें साइंस, आर्ट सभी का समावेश होता था। और हर जगह जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो एक बड़ा सा बदलाव ये हमारी शिक्षा नीति लाने की कोशिश कर रही है। दूसरा चीज़ है कि हम पहले बहुत सारे भागों में बटे हुए थे, जिनको हम साइलोस कहते थे, कि अगर साइंस वाला है तो आर्ट्स नहीं करेगा, आर्ट्स वाला है तो इंजीनियरिंग नहीं करेगा, इंजीनियरिंग वाला है तो लॉ नहीं कर सकता या कुछ और नहीं कर सकता। तो वो हमने जो दीवारें हैं इसमें से ख़त्म कर दी हैं। हमारा जो छात्र का समग्र विकास होगा वो मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन के द्वारा होगा। तो अब कोई अगर फिलॉसफी लेना चाहता है, साथ में मैथ्स भी लेना चाहता है, एंड वो योगा भी लेना चाहता है, या फिर डांस या म्यूज़िक भी लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। इस तरह से उसका समग्र विकास की, सर्वांगीण विकास की कल्पना की गई है। आप कह सकते हैं कि विरासत और विकास जो है वो दोनों साथ में होगा, कि हम हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका भी ज्ञान हो और जो आधुनिक जो दुनिया भर में जो ज्ञान चल रहा है वो भी रहे। तो प्रोफेसर जी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अब जो है उच्च शिक्षा में जोड़ दी गई है और लगभग सभी विषयों में हर तरह की डिग्री में उसे समावित किया गया है। इस बारे में कुछ जानकारी दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी, तकनीक का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो लर्निंग के लिए हो,
सीखने के लिए हो, तो उसके लिए हमारी डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन का हो, या मैनेजमेंट के लिए हो तो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक मैनेजमेंट के लिए समग्र एक मिनट इसको दोबारा बोलना होगा, समर्थ सिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे कि उनका सारी प्रक्रियाएं डिजिटल फॉर्म में की जा सके। ऐसे ही बहुत सारे और भी इनिशिएटिव लिए गए, जैसे एक बड़ा इनिशिएटिव है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, जो कि हमारी शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। एक मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके तरह बहुत सारे स्कीम शुरू की गई हैं, जैसे वर्चुअल लैब्स। जब पेंडेमिक चल रहा था उस समय छात्र लैब में नहीं जा पाते थे, पर वर्चुअल लैब के थ्रू वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। ऐसे ही डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई गई हैं, डिजिटल बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक्स आपकी डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। तो तकनीक का हर लेवल पे, हर जगह इंटीग्रेशन किया गया है, स्कूल एजुकेशन में भी और हायर एजुकेशन में। इसका विशेष यूज़ होगा दिव्यांगों के लिए, क्योंकि वो आसानी से ट्रांसलेशन हो सकेगा। वो आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर वेबसाइट में एक ऑडियो का फीचर होता है, जो अगर व्यक्ति को नहीं दिखता है तो सिर्फ सुन सकता है वेबसाइट के बारे में। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हर किसी के लिए होगा और हर लेवल पे इसका यूज़ किया जा रहा है। साथ साथ हायर एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ों का समावेश किया जा रहा है, जो हमारा भविष्य होगा। हर जगह ऑटोमेशन आ रहा है, तो हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं रोजगार के लिए। दूसरा है ऑटोमेशन का, जैसे बहुत सारे लोग हमारे अनस्किल्ड हैं, अगर अब ऑटोमेशन आ जाएगा तो वो हमारे उनके जॉब्स, उनके रोजगार चले जाएंगे। तो उसके लिए भी तकनीक का प्रयोग करके उनके स्किल अपग्रेडेशन करके उनको लिए भी रोजगार उन्मुखी बनाना इस शिक्षा नीति का है। इसीलिए इसमें वोकेशनल एजुकेशन पे, प्रोफेशनल एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। मुझे लगता है इसी तरह से स्कूलों के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन इस शिक्षा नीति के तहत आए हैं, और जो पहले केवल किताबी ज्ञान तक था, लेकिन अब जो है उसमें थोड़ा सा मातृभाषा का भी ज्ञान है, डिजिटल ज्ञान भी है, और इस तरीके से उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक तरीके से पहली सीढ़ी जो है वो स्कूल ही होता है। तो बताइए कि इसमें पाठ्यक्रमों में क्या परिवर्तन आपको दिखता है? इस नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम के तीनों स्तरों पे परिवर्तन है। अब अगर आप फाउंडेशनल स्कूल स्टेज की बात करें तो वहाँ आपको बच्चों को प्लेवे मेथड से, एक्टिविटी मेथड से, आर्ट इंटीग्रेशन, म्यूज़िक, स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है अब एजुकेशन का। बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू अब शिक्षा देनी है। जब अपन मिडिल लेवल या प्राइमरी लेवल पे आते हैं तो रोट लर्निंग, वो जो रट लो और जाके उल्टी कर दो क्वेश्चन पेपर पे, ये सब नहीं। अब आपका पढ़ाने का तरीका, उसको प्रश्न पूछने का तरीका, ना केवल स्कूली स्तर पर बट सीबीएसई और बोर्ड एग्ज़ाम के लेवल पे भी अब ये बिल्कुल शिक्षा नीति के अनुसार पूरा अब आपको स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस में भी क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, हॉट्स बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व, पूरा असेसमेंट का मेथड अब स्कूलों में बदल रहा है। अच्छा, आपका वो नहीं कि ये 20 प्रश्न आपने रट लिए और इनमें से 5 आ जाएंगे, नहीं। अब रट किताबें जो एनसीईआरटी ने बनाई हैं उस पे भी एक्सरसाइजेस का जो फीचर है, उन प्रश्न पूछने का ढंग ही क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। तो जब आप वैसी बच्चों को शिक्षा देंगे जहाँ बच्चा बैठ के सोचेगा, तो वो भविष्य के लिए एक सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, एक वैश्विक नागरिक आप तैयार कर रहे हैं। तो ये और रोट लर्निंग पे बिल्कुल भी अब जोर नहीं है। किताबें भी सिलेबस कम करके डेप्थ बढ़ा दी है। एनईपी में मूल्यांकन प्रणाली में 360 डिग्री मूल्यांकन, 360 डिग्री मूल्यांकन, यानी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इसकी बात करी गई है। इससे विद्यार्थियों को कैसे लाभ होगा, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
अभी तक जो मूल्यांकन की पद्धति स्कूलों में होती थी वो बड़ी ही स्ट्रीमलाइंड थी। एक फिक्स्ड पोर्शन पढ़ाया जाता था, फिर वही फिक्स पोर्शन पे अपन सारा उनका असेसमेंट करते थे। लेकिन इससे बच्चा खुद को कभी नहीं आंक पाया और ना समाज बच्चे के असली पोटेंशियल को आंक पाया। ये जो 360 डिग्री है, इसमें आपको बच्चे को बीच में रख के उसके चारों तरफ उसको आंकना है। उसका म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, कितना है साइंस में, उसका स्पोर्ट्स में, उसका योग, हर तरह से। और बच्चा खुद को नहीं आंकता है, अब उस बच्चे को टीचर के अलावा उसके माता पिता भी आंक रहे हैं, उसके दोस्त आंक रहे हैं, वो जिन टीम का हिस्सा है वो टीम तो ये पूरा बच्चे का जो है चारों तरफ से बच्चे का असेसमेंट है, इसलिए इसको 360 डिग्री या होलिस्टिक बोला गया है। मतलब कुल मिला के शुरुआत से ही बच्चे का रुझान को आंकने का एक प्रयास है। हाँ। ताकि भविष्य में वो किस तरफ अपने करियर में जा सके। बच्चा खुद को भी आंक रहा है और अकेला शिक्षक नहीं आंक रहा है उसको, अब उसको समाज में जिन जिन उसमें वो मूव कर रहा है, हर कोई उसको असेस कर सकता है। जी मैम, व्यावसायिक शिक्षा और मुख्य धारा की शिक्षा को एकीकृत करने की योजना इस एनईपी में लाई गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं सर? अगर आप देखें तो 3 तरह की हमारे पास शिक्षा है। एक है मुख्य धारा की शिक्षा, एकेडमिक एजुकेशन, दूसरी है हमारी वोकेशनल एजुकेशन, और तीसरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इन तीनों को एकीकृत किया गया है और उसके लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। अब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में इन तीनों डायमेंशंस को आप कहीं से भी क्रेडिट ले सकते हैं। हमारा जो पूरा सिस्टम है ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम रहेगा जी। तो एक साल में करीब 40 क्रेडिट होंगी, जो कि एक क्रेडिट करीब 30 घंटे की होती है। ये 30 घंटे आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। आप चाहें तो एकेडमिक प्रोग्राम के थ्रू ले सकते हैं या वोकेशनल के थ्रू ले सकते हैं, और अगर आप कहीं इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ का उस एक्सपीरियंस को भी आप काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्रेडिट लर्निंग होगी, और हर स्तर पे जो हमारा लेवल है वो लर्निंग आउटकम बेस्ड है। हर जगह लर्निंग आउटकम डिफाइन है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में, और उन्हीं लर्निंग आउटकम अगर आप अचीव कर लेते हैं तो फिर आपको उस लेवल की क्रेडिट मिल जाएगी। जी। नई शिक्षा नीति में एक बड़ा अच्छा ही प्रावधान मैं देख रहा था दीक्षित जी। इसमें ये कहा गया है कि जो भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं बच्चे, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़, विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है यूजीसी द्वारा कि जो दुनिया भर के जो शीर्ष विश्वविद्यालय हैं वो भारत में अपने यहाँ पर कैंपस खोल सकते हैं। तो कुछ कैंपस खुल भी गए हैं और कुछ उसमें अभी प्रोसेस में है। तो आप इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं कि दुनिया भर के जो शीर्ष विश्वविद्यालय हैं वो भारत में आके अपना कैंपस खोलेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का में एक प्रावधान है अंतर्राष्ट्रीयकरण। जी हाँ। उसके 2 पहलू हैं। एक तो बाहर के स्टूडेंट हमारे यहाँ आएंगे, तो उसमें ये प्रोविजन किया गया कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो प्रवेश ले सकेंगे। तो हम बहुत सारे लोग बाहर के आएंगे, जिससे हमारा मेल मिलाप बढ़ेगा, कल्चर का एक्सचेंज बढ़ेगा। दूसरा ये है कि हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़, जो टॉप शीर्षस्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अगर हमारे यहाँ कैंपस खोलती हैं तो हमारे यहाँ अच्छा कंपटीशन होगा जी। लोगों को एक चॉइस मिलेगी, रादर वो बाहर जाने के बजाय उनके पास एक चॉइस होगी कि वो यहाँ पे भी स्टडीज़ कर सकते हैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में। और मेरी जानकारी के अनुसार करीब 9 शीर्ष यूनिवर्सिटीज़ को कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है। शायद एक उसमें से एक ने शायद कैंपस भी खोल दिया है। मेरा अगला सवाल दोनों ही से है। शोध या रिसर्च के माध्यम से ये साबित हुआ है कि बच्चे अपनी जो खुद की मदर टंग होती है, मातृभाषा, उसमें जल्दी सीखते हैं और बेहतर तरीके से सीखते हैं, और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे शुरुआती शिक्षा के लिए अनिवार्य करने का सुझाव देती है। इसको किस तरीके से देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में ही दी जाए? ये बिल्कुल सही है कि मातृभाषा बच्चे का पहली भाषा जो बच्चा सीखता है वो मातृभाषा होता है। बच्चे का इनहेरेंट थिंकिंग, जो उसकी अपनी सोच का विकास भी मातृभाषा में ही बेहतर होता है, और बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस भी अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से करता है। तो अगर ये मातृभाषा में अपन शिक्षा बच्चे को देते हैं तो वो
वर्तमान में जो सोच चल रही है उसको थोड़ा चैलेंज ज़रूर करता है, लेकिन इसमें कोई दुराव या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी में भी पढ़ाना है तो आप बच्चे को दोनों बाइलिंगुअल पढ़ा सकते हैं, कोई भी है, आप हिंदी मातृभाषा में भी समझाएं, अंग्रेजी में भी समझाएं। असेसमेंट मेथड भी आप वो कर सकते हैं। अगर बच्चा हिंदी में 2-4 वाक्य लिख देता है बीच में तो कोई नहीं। आप इजराइल जैसा छोटा देश ले लें, 11 नोबेल प्राइज़ लेके बैठा है, छोटा सा ही देश है, सारे उसके जो लिटरेचर के हैं वो ज्यूइश में लिखते हैं। अपन फिनलैंड के एजुकेशन को आज दुनिया का सबसे अच्छा मानते हैं, वहाँ बच्चा फिनिश में ही पढ़ता है प्राइमरी एजुकेशन। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि मातृभाषा में बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन अगर मिलती है, लेकिन चैलेंज इसमें ये है कि ये एक अब अभिभावक को समझना और समझाने वाली बात है कि बच्चा अगर उन्हें लगता है आगे नौकरी क्या मिलेगी, कहाँ जाएगा, इंग्लिश में आना चाहिए, थोड़ा समाज में ये सोच बदलना पड़ेगी, तब स्कूलों में कोई परेशानी नहीं है। वहाँ तो अभी भी हम लोग कभी उसको एक्सेप्ट करें ना करें, बट अभी भी बाइलिंगुअल ही पढ़ा रहे हैं प्राइमरी तक। तो जी, मेरा मानना है कि न केवल प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में भी छात्र के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो किस भाषा में पढ़ना चाहता है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको प्रमोट करती है कि हम हर लेवल पे ये चॉइस उनको दें, क्योंकि आप विश्व के सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस को देख लेंगे, देशों को देख लेंगे, वहाँ वो उनकी लोकल लैंग्वेज में ही होती है। इवन थाईलैंड देखेंगे, कोरिया देखेंगे, चाइना देखेंगे, जापान देखेंगे, जर्मनी देखेंगे, सभी में होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मेरी चॉइस इंग्लिश है तो इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी चॉइस है इंग्लिश तो इंग्लिश में भी मुझे प्रावधान मिलना चाहिए। पर अगर मैं हिंदी में सीखना चाहता हूँ या तमिल में सीखना चाहता हूँ या गुजराती में, तो इस शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान किया गया है और बहुत सारे राज्यों ने इसमें पहल की गई है। मध्य प्रदेश ने एक मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में करने की कोशिश की गई। मेडिकल एजुकेशन तो शायद लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, वही लोकल लोगों से मिलता है, उनकी समस्या समझता है। अब क्या होता है, डॉक्टर जो लिखता है, जो सिम्टम्स लिखता है, जो बीमारी का नाम लिखता है, वो किसी के समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो लैटिन या ग्रीक में लिखा होता है। जी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़मीन से जुड़ें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोकल लैंग्वेजेस को बहुत प्रमोट करें, चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे प्रारंभिक। और एक और चीज़ मैं कहना होगा कि 93% जो लोग हैं वो वर्नाकुलर एजुकेशन से ही आते हैं हायर एजुकेशन में, और बहुत से लोग इसलिए ड्रॉप आउट हो जाते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन में क्योंकि वो अंग्रेजी के लिए तैयार नहीं हो पाते, कोप नहीं कर पाते उससे, और फिर उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई परिवर्तन करते हैं, तो अगर आप पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हैं या कोई शिक्षा तंत्र में परिवर्तन करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो शिक्षक, जो टीचर हैं, उनको उसमें ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। तो मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूलों में जो इस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, तो टीचर्स के अंदर क्या परिवर्तन आप देखती हैं और उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? राइट टू कंपलसरी एजुकेशन जो था, उससे ही टीचरों का ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दिया गया था। सीबीएसई में टीचर्स का 50 घंटे का ट्रेनिंग मैंडेटरी है एट ऑल लेवल्स ऑफ टीचर्स, भले वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हो या जो प्री प्राइमरी एजुकेशन। 50 घंटे की उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एंड सीबीएसई के पास खुद दोनों प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑफलाइन मोड में होती हैं, ऑनलाइन मोड में होती है, सर्टिफिकेट्स होते हैं। सीटीईटी एग्ज़ाम या सीटेट एग्ज़ाम्स तो बहुत पुराने हैं अपने यहाँ। ये सारे जो उनने पैरामीटर्स ले डाउन किए हैं, वो हर शिक्षक की क्वालिटी असर्टेन करना कि आप उतना जाने सीखें, तभी आप बच्चों को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सीबीएसई के न्यूमरस मॉडल्स हैं, बहुत रिसोर्स पर्सन उन्होंने तय किया, स्कूलों जाके हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके बारे में, इसकी जो अंदर की सारी डिटेल्स बताना। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। एनसीईआरटी अपनी बुक्स पूरी रिवैम्प कर ही रहा है टू मैच विद वॉट एवर इज़ लेड डाउन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये इस पे काम बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 10th इसी सत्र से अब 2 लेवल में होगा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमको बच्चों को रोट लर्निंग से अलग करना है, सिंगल एग्ज़ाम के प्रेशर से अलग करना है। तो ये सब वी ऑलरेडी काफ़ी कुछ काम हो चुका है। और इसी तरह से उच्च शिक्षा में भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो उसमें भी कुछ काम हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ संस्थागत व्यवस्था है जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग के लिए की जाती है।
हर यूनिवर्सिटी में अपना एक कॉलेज होता है टीचर ट्रेनिंग का, और नेशनल लेवल पे जैसे तकनीकी शिक्षकों के लिए 4 संस्थान बने हुए हैं जो कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ इस बार एक और प्रोविज़न किया गया कि जो हमारे पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, करिकुलम डेवलपमेंट में, असेसमेंट में ये इनकी ट्रेनिंग की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे उनमें से शिक्षक बनने वाले हैं, तो उनकी पहले से ट्रेनिंग होगी। और उनको जैसे BTP है जो प्रोग्राम है टीचर ट्रेनिंग के लिए 4 ईयर का भी, उसमें ये भी है कि वो कितना पढ़ाएंगे, किसी लोकल स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, वो भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा एज एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस तरह से टीचर ट्रेनिंग उच्च शिक्षा में बहुत ज़रूरी भी है और की भी जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात है सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि हायर एजुकेशन में बहुत महत्व रखती है और काफ़ी लंबे समय से इस पर कार्य भी किया जा रहा है। तो रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए NEP 2020 में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। जैसा आपने सही कहा, अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश को। जैसे विकसित भारत बनने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम हर फील्ड में अनुसंधान करें, चाहे वो कला हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर फील्ड में। इसीलिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कल्पना की गई थी, वो उसका अभी इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है 2023 में, ANRF करके उसका हुआ है। उसका मुख्य काम यही है कि हम पीयर रिव्यूड रिसर्च को, कॉम्पिटिटिव रिसर्च को कैसे प्रमोट करें। निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो शोध पर जो है काफ़ी ध्यान देती है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप क्या भविष्य देखते हैं इन सारे परिवर्तनों का, और स्कूली शिक्षा में, उच्च शिक्षा में आपको क्या लगता है आने वाले समय में हम लोग इसका क्या परिवर्तन देखेंगे? किस तरीके की विद्यार्थी स्कूलों से निकलेंगे, किस तरह से, और क्या वो भविष्य के लिए तैयार होंगे? आपको क्या लगता है, आप पूरी शिक्षा व्यवस्था का कैसे मूल्यांकन करती हैं, खासकर शिक्षा नीति का? ये शिक्षा नीति की शुरुआत हो चुकी है, इसके परिणाम हमको जल्दी दिखेंगे। अभी भी स्कूल कैंपस में आपको इनके परिणाम दिखते हैं जब आपको वो बच्चे दिखते हैं जो समस्याओं का समाधान खुद में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब स्कूल एक इकलौता माध्यम नहीं रह गया ज्ञान का। बच्चे अब काफ़ी दुनिया में, उनको कई विंडोज़ उनके लिए खुल गए हैं ज्ञान। तो हम अब एक ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य, ये जो प्रोसेस हमारा इंडियन फिलॉसफी का है वो हम इसमें देखेंगे। आने वाला जो भविष्य है और जो आने वाला छात्र है वो एक एनालिटिकल थिंकर, एक क्रिटिकल थिंकर, एक प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ सॉलिड डिसीजन मेकर बन के वो सामने आएगा। वो ऐसा विद्यार्थी निकलेगा जो सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अपने पर्यावरण के बारे में, सामाजिक चेतना के बारे में, सामाजिक बदलाव के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में और आने वाले भविष्य, हर परिप्रेक्ष्य पे, हर उस पे उसके अपने विचार होंगे और वो उनको सामने व्यक्त करने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे नए बदलाव आए, इनका परिणाम हमें कुछ सालों में दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जिसके कारण एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स मिलेंगे जो क्रिएटिव होंगे। जैसा कि मैडम ने कहा कि हम रटंत विद्या से हट रहे हैं, हम चाह रहे हैं, हम एंड ऑफ द सेमेस्टर एग्जामिनेशन को बंद करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव असेसमेंट हो, वो हमेशा लर्निंग आउटकम्स की तरफ जाए रादर देन, इसलिए हम सिलेबस और करिकुलम को भी हम कम करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आउटकम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग टू लर्न करें, क्योंकि नई नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और अगर हम लर्निंग टू लर्न या लाइफ लॉन्ग लर्निंग की स्किल उनमें डेवलप नहीं करेंगे तो फिर वो भविष्य के लिए कारगर नहीं होंगे। इसीलिए हमें इस शिक्षा नीति में जो लर्निंग टू लर्न और लर्निंग आउटकम की जो अवधारणा की गई है, उससे बहुत बड़े बदलाव दिखेंगे। जो ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि रोजगार देंगे, रोजगार क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग वाले होंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो गुणवत्ता, सुगम्यता, समता और आजीवन शिक्षा पर केंद्रित है। निश्चित रूप से इसके कार्यान्वयन से देश भर में शिक्षा में व्यापक सुधार लाने में मदद मिलेगी। इस विषय पर एक सार्थक चर्चा हुई। हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय निकालकर इस चर्चा में भाग लिया। प्रदेश की सुर्खियों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में